आज हम लोग इस लेक्चर में दो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स का। फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज फ्रैंक-हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट एंड सेकंड टॉपिक इज बोहर-मैग्नेट्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। राइट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों टॉपिक है। इवन मैं सारे टॉपिक ऑफ क्वांटम के इंपॉर्टेंट कहता हूँ, क्योंकि कोई भी अगर आपने नॉन इम्पोर्टेंट कह दिए या अनइम्पोर्टेंट कह दिए तो इसका मतलब कि वो कॉन्सेप्ट आपका छूट गया कहीं ना कहीं, वो आपको उसी कॉन्सेप्ट की वजह से दूसरा टॉपिक समझ में आना है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने आज आपको फ्रैंक-हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करना है। अगर आपने प्रीवियस टॉपिक आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी, एक्साइटेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन एनर्जी, अगर आपने टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़े, नहीं समझे हैं, इवन एनर्जी लेवल्स के बारे में नहीं पढ़े हैं, प्रीवियस टॉपिक अगर अच्छे से आपके स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो फिर ये टॉपिक आपके बाउंस जाएंगे। बट उसको अगर आपने पढ़ रखे हैं अच्छे से तो फिर ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ सकता है। इवन बहुत ही इंटरेस्टिंग ये एक्सपेरिमेंट है, इवन हमारे ग्रेजुएशन के एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व हैं। हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। राइट, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते हैं कि वाकई में है क्या। बहुत अच्छे से कंसंट्रेट होकर के समझिएगा। राइट, और इसमें कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आए 1 घंटे के बाद तो फिर आप क्वेश्चन जरूर पूछिएगा क्वेश्चन आवर्स में। राइट, तो सबसे पहले बॉदर करते हैं कि फ्रैंक-हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट्स बेसिकली किस के लिए है, कौन से फिनोमेना को एक्सप्लेन करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है। तो देखिए, दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म बाय 3 साइंटिस्ट, जेम्स फ्रैंक एंड गस्टो हर्ट्ज। The 2 साइंटिस्ट जेम्स फ्रैंक एंड गस्टो हर्ट्ज। राइट, ये आपको हर्ट्ज सुना नाम है, फ्रैंक भी आपने आई थिंक सुन रखे होंगे, हर्ट्ज तो मोस्टली इससे वाकिफ है। Right. So this experiment demonstrated the existence of discrete states, stationary states, and that is postulated by Bohr in his model of atom. हमने पढ़े थे, बोहर साहब ने कहते हैं कि जो एटम के इनसाइड में क्या होते हैं, डिस्क्रीट स्टेशनरी स्टेट्स होते हैं। एक तो हमने कहा था कि वही स्टेट्स होते हैं, वो स्टेट्स स्टेशनरी होते हैं। राइट, और फिर वो स्टेट्स के अलावा वो डिस्क्रीट भी होते हैं। ऐसा नहीं कि हमने कह दिया कि उसमें सिंगल एक स्टेट है और वो अलग अलग स्टेट नहीं है। राइट, वो स्टेशनरी के लिए क्वांटम एंगुलर मोमेंटम का कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। उसी ऑर्बिट्स में, स्टेशनरी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं। राइट, तो ओवरऑल हमें कैसे पता चलेगा कि एटॉमिक सिस्टम के इनसाइड में अलग अलग स्टेट्स होते हैं, यानी डिस्क्रीट स्टेट्स होते हैं, एंड दैट स्टेट्स आर स्टेशनरी स्टेट्स जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, मोशन करते हैं। राइट, तो उसी का एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है ये फ्रैंक-हर्ट्ज एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है। जो भी हमने पहले पढ़ रखे हैं उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ये प्रोवाइड करता है एक्सपेरिमेंट। राइट, कि हमें अगर कुछ आइडिया अपने माइंड में ले आए कि ऐसा कुछ हो सकता है, राइट, तो उसके पीछे फिर क्या कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी है कि वैसा जो हमने आइडिया दिए वैसा हम क्या एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो फिर दोनों, जो आइडिया हमारा था वो और जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए वो दोनों प्रूफ हो गए। राइट, सो अब इसमें हम बात करते हैं कि इस एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में क्या क्या है। ऐसे बहुत ही इजी आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है कि यहाँ पर एक फिलामेंट रिप्रेजेंट है। ये एक ट्यूब है जिसमें मर्करी वेपर फील्ड है। राइट, यहाँ पर एक फिलामेंट को कनेक्ट किया गया है एक बैटरी से। राइट, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर एक कैथोड है, राइट, और एक एनोड है। 2 टर्मिनल इस ट्यूब के साइड में रिप्रेजेंट है। इसको ज्यादा मैं बॉदर नहीं कर रहा हूँ। इसके जो रिजल्ट है, जो कंक्लूजन है, जो इसका डिस्कशन है, उसको हम डिटेल में फोकस करेंगे। राइट, तो दिस वन इज ग्रिड, जी फॉर ग्रिड। राइट, एंड यहाँ पर जो कैथोड से इस टर्मिनल तक जो हमने सप्लाई दे रखे हैं इसको कहते हैं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। देखिए वेरिएशन का साइन है, यानी कि हम इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। देखिए, इसको हम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कह रहे थे। राइट, और ये जो बैटरी यहाँ पर कनेक्ट कर रखे हैं दैट इज रिटार्डिंग पोटेंशियल, यानी कि रिटार्ड करेगा, यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट होकर के आएंगे इसको एनोड के क्रॉस ये अपोज करेंगे। राइट,
तो यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा, जो इधर से इलेक्ट्रॉन इस एनोड के क्रॉस पहुंच जाएंगे, यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा दैट इज IP, राइट। और इसको मेजर करने के लिए यहाँ पर एक हमने डिवाइस लगा रखा है करंट को मेजर करने के लिए, दैट इज एमीटर, दैट इज इन मिली एम्पियर बिकॉज स्मॉल करंट है, इसको यहाँ पर यूज कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर जो भी रिप्रेजेंटेशन है डायग्राम में, आई होप ये मालूम चल गया है। अब हम पता करते हैं कि ये किस तरह से एक्सपेरिमेंट वर्क करता है, और ये बहुत ही इजी है। Thermal electrons are emitted from the indirectly heated cathode C. जब हम इसको हीट करेंगे, इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ से कैथोड से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, राइट। These electrons are accelerated by the potential difference VA towards the grid G. अब इस इलेक्ट्रॉन से जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, इसको अब एनर्जी हम इसके क्रॉस VA के क्रॉस हमने इतनी पोटेंशियल इसको प्रोवाइड कर रहे हैं कि एक्सेलरेट होगा, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है। देखिए ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, इसको और एक्सेलरेट करेगा, राइट, एक्सेलरेट हो गया। Therefore, every electron reaching G must have acquired a kinetic energy EVA. अब इसमें कुछ पैरामीटर है, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए VA है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, और E है उस पे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है। तो काइनेटिक एनर्जी हम कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू EVA, जो आपने फोटोइलेक्ट्रिक में पढ़े होंगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला EV नॉट, जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का जो हम यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। तो जब उसको हम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दे करके यहाँ तक ग्रिड तक पहुंचा, बट ग्रिड तक पहुंचने के लिए उसको, उसके बाद पहुंचने के लिए उसको ओवरकम करना पड़ेगा, यानी कि EVA से तो ये यहाँ तक पहुंच गया, ग्रिड तक तो पहुंच गया, इधर जाने के लिए, क्योंकि ये देखिए आप इधर निगेटिव है, तो निगेटिव और निगेटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। बट अगर उसने ओवरकम कर दिया इस रिटार्डिंग पोटेंशियल को, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस एनोड पे पहुंच जाएगा। सो आफ्टर क्रॉसिंग द ग्रिड, the electrons pass through a retarding potential VR, and only those electrons reach the node A which have sufficient kinetic energy to overcome VR. यानी कि जिसके पास EVR के अप्रॉक्स अगर उसके पास पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी है, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ग्रिड को क्रॉस करके एनोड पे पहुंच सकता है, यानी कि सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी उसके पास होनी चाहिए। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंच जाएगा तो करंट यहाँ पर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। सो एज ए रिजल्ट अ करंट IP फ्लोज इन द ग्रिड एनोड सर्किट, ग्रिड एनोड सर्किट में करंट IP फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज मेजर्ड बाय द मिलीमीटर, राइट। यहाँ पर जो डिवाइस कनेक्टेड है, इससे हम उस करंट को मेजर कर सकते हैं, राइट। So the experiment involves measuring the electron current reaching A as a function of the accelerating potential voltage A. इस एक्सपेरिमेंट में अब हमें क्या मेजर करना है कि करंट कितना है, यानी कि दिस IP करंट कितना है, राइट। और हमने जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज यहाँ पर जो प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में दो चीजें हमें मेजर करना है। तो यहाँ से जो हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमें मालूम है कितना उसको प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पर करंट कितना है ये तो मुझे, राइट। तो इसके दोनों फिजिकल क्वांटिटी के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, राइट। उसका नेचर पता चलेगा कि क्या फिजिकल फिनोमेना इनसाइड द दिस, यानी कि इसमें जो मरकरी वेपर्स रखे गए हैं, तो क्या इलेक्ट्रॉन इस मरकरी एटम से कोलाइड किया, और कोलाइड किया तो किस तरह से कोलाइड किया, इलास्टिक कोलाइड किया, कोलिजन हुआ, इनइलास्टिक कोलिजन हुआ, क्या उसने अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया, अगर एनर्जी ट्रांसफर हुई तो उस एनर्जी को किस पार्टिकल ने एब्जॉर्ब किया, फिर एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई तो उस एटम ने, मरकरी एटम का क्या रिएक्शन था, क्या वो ग्राउंड स्टेट में ही रहा, अगर ग्राउंड स्टेट में नहीं रहा तो फिर वो कहाँ गया, अगर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में गया तो क्या वो एक्साइटेड स्टेट में ही रहेगा, नहीं, वो 10⁻⁸ सेकंड के बाद वो वापस ग्राउंड स्टेट में एटम आएगा ही आएगा, राइट। तो देखिए ये प्रीवियस जो भी हमने ट्रांजिशंस पढ़ रखे हैं, क्वांटम ट्रांजिशन, ये सारे के सारे फिजिक्स इसमें इस टॉपिक में यूज हो रहा है। ये सारा तभी समझ में आएगा जब आप प्रीवियस लेक्चर्स क्लियर हो जाए, राइट। तो प्रीवियस लेक्चर को साइमल्टेनियसली आप रिवाइज जरूर करते रहें, राइट। सो द एक्सपेरिमेंट
दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म विद अ ट्यूब कंटेनिंग मर्करी वेपर। ये हमने शुरू में ही डिस्कस कर लिए थे। अब हमने इसमें ग्राफ प्लॉट कर दिए हैं कि जो करंट आईपी है और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है उसके बीच में क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। देखिए इसी चीज को समझना है यहाँ पर, और हमें आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल को और अच्छे से समझना है। आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी, एक्साइटेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन एनर्जी, ये चार टर्म अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। प्रीवियस टॉपिक में हमने डिस्कस किए हैं और वो एनर्जी लेवल से ही कोरिलेट कर रहे थे हाइड्रोजन एटम का, जब हम स्पेक्ट्रम डिस्कस कर रहे थे, राइट। तो अब हमें इस जो भी यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स में हमने अभी इसमें डिस्कस किए तो उसको ग्राफिकल नेचर से देखते हैं कि किस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि देयर इज अ डिस्क्रीट क्वांटम स्टेट्स, डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स, स्टेशनरी स्टेट्स इन एटॉमिक सिस्टम। ऑन व्हाट बेसिस? देखिए हुआ क्या, यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन डिस्कस करते हैं। When electrons are emitted by cathode at low accelerating voltage VA, they gain kinetic energy equal to EVA, right? इलेक्ट्रॉन को जो हम उसमें एक्सेलरेट कर रहे हैं उसको किस वोल्टेज से एक्सेलरेटिंग VA, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज से एक्सेलरेट कर रहे हैं, राइट, एंड मूव टुवर्ड्स द ग्रिड G, और G के थ्रू G तक रीच कर रहे हैं। और क्यों रीच किया? क्योंकि उसको हमने एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल VA प्रोवाइड किया। Only those electrons reach the anode A which have energy greater than EVR, यानी कि VR क्या है? रिटार्डिंग पोटेंशियल है, तो EVR क्या हो गया? दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर EVR से ज्यादा एनर्जी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन जो ग्रिड तक पहुंच रहा है यानी कि उसको क्रॉस कर सकता है। VR क्योंकि रिटार्डिंग पोटेंशियल है, तो यानी कि ग्रिड तक जो इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है उसके पास पोटेंशियल VR से ज्यादा होना चाहिए। ये कह सकते हैं इन शॉर्ट कि EVA जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन EVR। दिस इज द रिटार्डिंग काइनेटिक पोटेंशियल, दिस इज द VR द रिटार्डिंग पोटेंशियल, यानी कि टोटल एनर्जी हो गई, इस एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए, राइट। सो द करंट फ्लोज इन द circuit due to the electrons reaching the anode A is anode A। इलेक्ट्रॉन्स अगर एनोड तक A तक पहुंच जाते हैं तो उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि इनिशियली इसमें देखिए डायग्राम में कि यहाँ पर हम ये क्या है, ये VA एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल है, वोल्ट में यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में करंट को मिली एम्पियर में रिप्रेजेंटेड, राइट। तो जैसे जैसे हमने एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इंक्रीज करते गए वैसे वैसे क्या हुआ, करंट उसमें इंक्रीज होते गया, यहाँ तक करंट इंक्रीज होते गया, राइट। सो यही चीज यहाँ पर मेंशन्ड है। इस पूरे को मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, समझने के लिए कंसंट्रेट होइएगा। But as VA increases, more and more electrons are reaching the anode and hence current IP increases। जितना ज्यादा आप एक्सेलरेट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स ये, क्योंकि उनकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है। जो मैंने प्रीवियस में केसेस में कंडीशन बताया कि EVA दैट शुड बी ग्रेटर देन द EVR, रिटार्डिंग पोटेंशियल से ज्यादा होना चाहिए, राइट। ये EVR से ज्यादा होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पर एनोड पे पहुंच जाएंगे, करंट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो ये हमने एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इंक्रीज किया और करंट साथ ही साथ इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, राइट। सो व्हेन VA लेस देन V1, ये कंडीशन एक समझिए कि जब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, यहाँ पर ग्राफ में देख सकते हैं कि जब V1 क्या है, एक पार्टिकुलर पोटेंशियल है, राइट, एक पार्टिकुलर पोटेंशियल है। अगर ये V1 क्या है, जो हम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल VA जो प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, ये है, इसको मान लीजिए कि हमने कह दिया कि ये 4.9 वोल्ट होता है ना, 4.9 वोल्ट तो हमारा होता है इसको एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो अगर मैंने कह दिया कि 4.5 कह दिया, 4.5 वोल्ट अगर मैंने इसको प्रोवाइड किया तो क्या होगा कि करंट तो इंक्रीज होता रहेगा,
अगर इस वोल्टेज से कम है, यानी 4.9 वोल्टेज से कम है, तो ये पीक क्या होगा, इसके बाद एक डिक्रीज स्टार्ट हो जाएगा। देखिए हुआ कि यहाँ पर the electrons do not possess enough energy to excite the mercury atoms present between the cathode and grid। यहाँ पर क्या था, ग्रिड और इस पूरे ट्यूब में मर्करी एटम, मर्करी वेपर्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। अब इस अगर क्या कहते हैं, मर्करी जो यहाँ पर फिल है और जो हमने एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो यहाँ पर पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर वो इस V1 से कम है, इस V1 से जो भी पोटेंशियल हो, अभी मैंने इसको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा हूँ, V1 से कम होगा तो मर्करी एटम एक्साइट नहीं हो सकता है इसके इनसाइड में। क्यों नहीं एक्साइट होगा? क्योंकि हमें मालूम है कि हर एक पार्टिकुलर एटम का एक्साइटेशन एनर्जी फिक्स है, हर एक पार्टिकुलर एटम का आयनाइजेशन एनर्जी फिक्स है। उतनी एनर्जी, सफिशिएंट एनर्जी जब तक नहीं प्रोवाइड करेंगे वो एटम एक्साइट नहीं हो सकता है, राइट। तो देखिए व्हेन VA इज इक्वल टू V1, यानी कि जैसे ही एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल VA जो हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे थे वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, V1 के इक्विवेलेंट। V1 जो भी हो, दैट मींस कि V1 हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दैट द एक्साइटेशन पोटेंशियल, राइट। When VA is equal to V1, the kinetic energy gained by electrons is equal to EV1। हम कह सकते हैं कि यहाँ VA कैसे कह रहे थे, काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है उसकी हम काइनेटिक एनर्जी कह रहे थे EVA, राइट, चार्ज इनटू पोटेंशियल, दैट इज द एनर्जी, राइट। तो अब इस VA की वैल्यू V1 के इक्विवेलेंट हो गया, दैट मीन्स कि वो पार्टिकुलर उसकी एक कोई ना कोई वैल्यू होगी यहाँ पर, दैट इज इक्विवेलेंट टू 4.9 वोल्ट। एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स सफर इनइलास्टिक कोलिजन्स with the mercury atom near the grid। इस ग्रिड के क्रॉस उस मर्करी एटम से जो इलेक्ट्रॉन है जिसके पास EV1 एनर्जी है वो उसके साथ कोलाइड करेगा इनइलास्टिकली, राइट। देन द मर्करी एटम्स गेन एनर्जी एंड आर एक्साइटेड टू द एनर्जी लेवल अबव द ग्राउंड स्टेट। हमने कहा कि जनरली हम दो ग्राउंड स्टेट की बात कर देते हैं यहाँ पर, एक ग्राउंड स्टेट की बात कर दी है और एक एक्साइटेड स्टेट की बात कर, राइट। तो यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में एटम, मर्करी एटम था, जैसे ही उसने हिट किया इलेक्ट्रॉन ने, फोटोन जैसे मैं बना रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पर हिट किया मर्करी एटम को, ये मर्करी एटम क्या करेगा, इस एनर्जी को, जब EV1 एनर्जी होगा उसके पास, तब वो मर्करी एटम उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, राइट। That is called excitation potential, that is called excitation potential। जो हमने V1 प्रोवाइड किया that is the excitation potential, और जो हमने एनर्जी यानी कि EV1 that is called energy and V1 is called potential। देखिए दो सिंपल सा डिफरेंस है, जो बेसिक फॉर्मूला मैंने बता रखा था, V is equal to W upon Q, है ना, पोटेंशियल का फॉर्मूला जो आपने पढ़ रखे हैं। तो W इज इक्वल टू VQ हो जाता है, तो VQ इज इक्वल टू हमने E यहाँ पर एज्यूम कर रखे हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन का चार्ज का जो नोटेशन है स्मॉल ही है, राइट। सो the accelerating potential V1 is the first excitation potential of mercury। यहाँ पर जो भी यहाँ पर V1 की वैल्यू होगी दैट इज इक्विवेलेंट टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज 4.9 वोल्ट। This is the first excitation potential of mercury। It is found to be 4.9 volt। यानी कि मर्करी को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में लाने के लिए उसको कितनी पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होगी, 4.9 वोल्ट। 4.9 वोल्ट पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होगी उसको एक्साइट करने के लिए। अगर कोई पूछते कि एनर्जी कितनी जरूरत पड़ेगी, तो 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जरूरत पड़ेगी, यानी कि इसको एक्साइट करने के लिए 4.9 वोल्ट अगर हमने एनर्जी प्रोवाइड कर दिया उस मर्करी एटम को, तो वो एक्साइटेड स्टेट में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। अब देखिए और भी इसमें कंसेप्ट की बात करते हैं जो हमने प्रीवियस पढ़ रखे हैं। द इलेक्ट्रॉन सफरिंग इनइलास्टिक कोलिजन विद मर्करी एटम्स लूज एनर्जी एंड हेंस कैनॉट ओवरकम द रिटार्डिंग पोटेंशियल VR बिटवीन ग्रिड एंड एनोड। और फिजिक्स बात हो रही है कि जब ये इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया मर्करी को ड्यूरिंग द इनइलास्टिक कोलिजन,
तो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी लूज कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, यानी कि तो उसके पास अब इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन इस एनोड के पास पहुंच पाए, राइट। यानी कि करंट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर नहीं पहुंच रहे हैं तो करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इधर पहुंच नहीं रहे, तो इसलिए ये करंट क्या हुआ, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, राइट। So the electrons suffering elastic collision with so these electrons cannot reach the node A. In other words, number of electrons reaching the node decreases, hence the current IP decreases rapidly. Right? Current decrease होना start हो गया. Right? As the accelerating potential VA is further increased, the electrons emitted by the cathode gain kinetic energy and hence overcome the retarding potential VR. फिर से सेम प्रोसेस हमने, वैसे तो है नहीं कि हमने इसकी वैल्यू को अब इसके आगे नहीं इंक्रीज कर सकते हैं और इंक्रीज करना स्टार्ट किया और एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि इलेक्ट्रॉन की हम पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं, तो और भी फास्ट मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज्यादा हो गई तो वो वोल्टेज हमें इंक्रीज करे जा रहे हैं, राइट। तो फिर से क्या हो रहा है कि अब इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पर इसको ओवरकम करके इस रिटार्डिंग पोटेंशियल को ओवरकम करके एनोड पे पहुंचना स्टार्ट कर दिया और फिर से करंट स्टार्ट होना स्टार्ट हो गया, जब तक कि वो V2 पोटेंशियल तक जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं तब तक वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंचता रहेगा, राइट। जैसे ही V2 पोटेंशियल पे हम पहुंच रहे हैं वैसे ही फिर से सेम फिनोमेना होगा, and these electrons reach the anode A and hence current IP begins to increase when V is equal to the kinetic energy gained by electrons is equal to EV2. Same process same, पहले V1 कहते हैं, यहाँ पर हमने V2 कह दिया, right? At this stage electrons again suffer in elastic collision with mercury atoms near the grid. सेम फिनोमेना फिर से हुआ एन साइड में, इस रीजन पे V2 पोटेंशियल पे मरकरी के साथ इलेक्ट्रॉन ने कोलाइड किया इनइलास्टिकली, राइट। एनर्जी ट्रांसफर हुई और फिर उस एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी लूज कर दिया और जो मरकरी था वो क्वांटम स्टेट चेंज हो गए उसके, बट ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट क्वांटम स्टेट से सेकंड क्वांटम स्टेट में गया, क्योंकि अब हमारी एनर्जी ज्यादा है यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन के पास, तो वो केवल सेकंड इसी स्टेट में नहीं जाएगा, उसके पास एनर्जी है तो वो ज्यादा नेक्स्ट स्टेट में जा सकता है, क्योंकि हमने कहते हैं कि इसमें डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स होते हैं, राइट, और ये लास्ट में कंटिन्यूम स्टेट्स होते हैं, राइट। ये हमने हाइड्रोजन लेवल के एनर्जी डायग्राम पढ़ रखे हैं, हाइड्रोजन एटम का एनर्जी लेवल डायग्राम डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी जरूरी नहीं है कि ये इसी स्टेट में जाएगा, क्योंकि इसके पास इतनी एनर्जी है इस मर्क्यूरी एटम के पास कि वो डिफरेंट स्टेट्स में जा सकता है, right? At this stage electrons again suffer inelastic collision with mercury atoms near the grid. As a result of this, mercury atoms are excited to higher energy levels and the electrons suffering collisions are unable to reach the node. Hence current IP decreases, right? ये कहानी हमने डिस्कस कर लिए हैं, right? So the potential V2, that is second excitation potential of mercury, and second excitation potential of mercury, that will be equivalent to V2 is equal to 2V1, that is just V1 की वैल्यू 4.9 है था तो ये जस्ट हो जाएगा 9.8 वोल्ट। फिर से ऐसे ही ये प्रोसेस को हम रिपीट कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल मरकरी का हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देख सकते हैं V3 यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है, तो हमें इससे क्या पता चला कि पहले वाले केसेस में कि ये यहाँ पर एक्साइट होकर चला गया, सेकंड वाले में ये सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है, राइट। थर्ड वाले केसेस में ये यहाँ पर जा सकता है, क्योंकि इसकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है, देखो 9.8 वोल्ट, तो ये 9.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। अब इसको आपको रिलेट करो, आप अपने जो हाइड्रोजन एटम का एक्साइटेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी जो हम पढ़ रखे थे, इसमें यहाँ पर आपको एक बार स्क्रीन रिप्रेजेंट करता हूँ कि हम लोगों ने ऐसे ही कैलकुलेट किए थे ये डेटा हाइड्रोजन एटम के लिए। देखिए यहाँ पर द करस्पॉन्डिंग एक्साइटेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन एटम का
corresponding excitation potential that is 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले वाले के लिए हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर रखे हैं। देखिए the energy required with 13.6 वोल्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल है और 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करना है हाइड्रोजन एटम से, यानी कि 13.6 ग्राउंड स्टेट से उसको कंटिन्यूम स्टेट में ले जाने के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, राइट। हाइड्रोजन सॉरी उसी को आयनाइजेशन पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, जस्ट यहाँ से ई हटा दीजिए, दैट इज 13.6 वोल्ट, उसको पोटेंशियल प्रोवाइड करनी पड़ेगी, राइट। तो इन डेटा से आप कोरिलेट कर सकते हैं कि ये हम किस तरह से मरकरी के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस किए, राइट। सो these experiments basically measure the excitation potential of mercury atoms, and that these data we can say that the energy states are discrete in atomic system, right। बोहर्स में जो बताया गया वो इस तरह से कॉन्सेप्ट को हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सकते हैं। अब देखिए कि जो डेमोन्स्ट्रेशन हम एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्क्रीट स्टेशनरी स्टेट्स अराउंड एनर्जी लेवल, उसको हम किस तरह से और अच्छे से समझ सकते हैं, यहाँ पर देखिए। सो हमें मालूम है कि कोई एटॉमिक सिस्टम अगर कोई एटम ग्राउंड स्टेट में है, अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ग्राउंड स्टेट में एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो उसका जो स्पेक्ट्रम होगा दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हो जाएगा। स्पेक्ट्रम यानी कि इमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, दो तरह के स्पेक्ट्रा के बारे में हमने बात की है, राइट। तो हुआ क्या कि कैसे पता लग गया कि अच्छा इस तरह से कुछ हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किए। वो लाइट जो मतलब इलेक्ट्रॉन है उसकी जो एनर्जी है यानी एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, तो एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हमें रिप्रेजेंट होगा। अगर एक्साइटेशन के बाद वो ग्राउंड स्टेट में मरकरी आएगा तो वो इमिशन स्पेक्ट्रा होगा, तो इमिशन के टाइम पे कुछ ना कुछ स्पेक्ट्रम रिप्रेजेंट होगा, तो उसकी पार्टिकुलर स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ होगी, तो उसको हम वेवलेंथ का कैलकुलेट कर सकते हैं इस स्पेक्ट्रम का, राइट। सो Frank and Hertz found that when the energy of electrons emitted from the cathode is less than 4.9 electron volt, no spectral line is emitted by the mercury vapors in the tube। यानी कि इस 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेस देन एनर्जी होगी तो कोई भी स्पेक्ट्रम हम ऑब्जॉर्व नहीं कर सकते हैं। बट व्हेन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू 4.9 वोल्ट, a single spectral line of mercury of wavelength this is emitted। कैसे इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, न्यू इक्वल टू c अपॉन लैम्डा होता है, जस्ट एच से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 2536 एंगस्ट्रॉम। यानी कि फर्स्ट जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की जो वेवलेंथ होगी दैट इज 2536 एंगस्ट्रॉम। And this happens because the electron from the first excited energy level of mercury atoms jumps to the ground state by emitting energy equal to 4.9 volt। ये emission spectrum की बात हो रही है, तो इसमें उस इलेक्ट्रॉन जब वहां पर ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जब जंप करेगा तो उसमें एनर्जी इमिट होगी, दैट इज इक्विवेलेंट टू 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Therefore, we can say that the energy levels in the atoms are quantized, and the absorption and the emission of radiation by these atoms are quanta and not continuous। यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए कि जो एनर्जी इमिट होती है ट्रांजिशन में दैट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा, मतलब कि वो पैकेट के फॉर्म में, क्वांटा के फॉर्म में बंच ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी जिसको हम क्वांटा कहते हैं उसके फॉर्म में इमिट होती है, ना कि कंटिन्यूअस इमिट होती है। ये आपको ध्यान रखना है, राइट। जो इमिशन स्पेक्ट्रा है उसमें क्वांटा के फॉर्म में एनर्जी इमिट होती है, राइट। तो इसको एक बार आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, इसमें कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ये तो टॉपिक अभी नहीं हुआ बहुत मैग्नेटॉन, बट इसको एक बार आप लोग चेक कीजिए और इसमें कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं।